Hello everyone, welcome to Pathshala again. Today we'll be discussing the FERA and FEMA Act in Indian economy. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम इन दोनों एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. पहले FERA पढ़ेंगे, फिर FEMA पढ़ेंगे और दोनों ही FERA को FEMA ने रिप्लेस किया. तो देखेंगे हम इसमें कि क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से फेरा को स्क्रैप किया गवर्नमेंट ने एंड देन फेमा आया. इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं पाठशाला में फेरा एंड फेमा. तो शुरू कर रहे हैं फेरा से. अब यहाँ पे है कि भाई ये फेरा जो यहाँ मैंने लिख दिया है, फेरा ये है क्या. तो अगर आप फेरा की फुल फॉर्म की बात करें तो फेरा, ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. तो फेरा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय पे. तो 1974 में ये पिक्चर में आया और हमारी इकॉनमी में, इंडियन इकॉनमी में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया. अब ये एक्ट, इसके हाइलाइट्स क्या थे, इस एक्ट के अंडर में जो जो कंपनीज हैं वो आई, वो कैसे काम करती थी और फॉरेन ट्रांजैक्शंस पे और मल्टीनेशनल कंपनीज पे इसका क्या इफेक्ट हुआ, तो ये सब हम चलिए शुरू करते पढ़ते हैं. तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो लिखा है फेरा एम्फेसाइज स्ट्रिक्ट एक्सचेंज कंट्रोल. तो दैट मीन्स जितने भी एक्सचेंज था वो बहुत फेरा के अंडर में, जब फेरा एग्जीक्यूट हो गया तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया. तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, उनके जो भी डीलिंग्स हमारी होने लगी, बहुत ही जो उनके उसमें जो कंट्रोल मैकेनिज्म था वो बहुत स्ट्रिंजेंट था, रिजिड था. दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड लाइक दैट. देन लॉ वायलेटर्स वर ट्रीटेड एज, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ, क्रिमिनल ऑफेंडर्स. ये देखिए क्रिमिनल ऑफेंडर्स. तो अगर किसी ने फेरा को वायलेट कर दिया, फेरा का कोई भी रूल जो फेरा एक्ट में है उसको आपने वायलेट कर दिया, आपने उसको फॉलो नहीं किया, तो क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे आप पे, क्रिमिनल ऑफेंस में वो ट्रीट होगा. तो जितने भी यहाँ हमने इसीलिए लिखा, फेरा लॉ वायलेटर्स वर ट्रीटेड एज क्रिमिनल ऑफेंडर्स. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही रीजन, एक वन ऑफ द रीजन था कि फेरा स्क्रैप हुआ. नेक्स्ट है फेरा प्राइमरीली प्रोहिबिटेड ऑल ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट वंस परमिटेड बाय आरबीआई. तो इसका मतलब फेरा में सारी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड है, मना है, आप कोई ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते. बस वो ट्रांजैक्शंस हो सकती है जिनकी परमिशन आरबीआई ने आपको दी है. और आरबीआई जो भी आपको ट्रांजैक्शंस की परमिशन देगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग्स हैं, अगर आरबीआई ने परमिट किया है तो होंगी. अदरवाइज आप ये सोच के मैं चलूं कि अच्छा ये तो आरबीआई परमिशन दे ही देगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो प्रोहिबिट रहेगी. नेक्स्ट है रिपील्ड इन 1999 बाय द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी. इसको स्क्रैप किया गया. आप सबको पता है 1991 में क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो हमारे यहाँ जो है वो इनिशिएशन हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी. तो उस टाइम के बाद में 1999 में जब बीजेपी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की थी, तो उन्होंने क्या किया कि इसको स्क्रैप किया और इसको रिप्लेस किया फेमा से. अब इसके बहुत सारे रीजंस थे ऐसा क्यों हुआ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि एक्चुअली फेरा कर क्या रहा था, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे और उनमें भी ऐसे क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से हमें इसको रिप्लेस करना पड़ा. तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है फेरा का, अगर हम यहाँ बात करें, तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज. तो ऑब्वियसली जब हम इस एक्ट की बात कर रहे हैं और ये फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के लिए मेनली एग्जीक्यूट हुआ था, तो इसका क्या काम है, जितनी भी डीलिंग्स हो रही हैं फॉरेन एक्सचेंज में और सिक्योरिटीज में, उनको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना. तो ये पहला ऑब्जेक्टिव था. दूसरा था टू रेगुलेट सर्टेन पेमेंट्स.
अब अगर कोई पेमेंट्स हो रही हैं, सपोज हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है या कोई भी और फॉरेन एक्सचेंज में कोई भी हमारी पेमेंट है, चाहे वो कंट्री में आ रही है या कंट्री के बाहर जा रही है, तो उसको कंट्रोल करना भी फेरा के प्रोविजंस में एक था। थर्ड है टू रेगुलेट ट्रांजेक्शन इनडायरेक्टली अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज। ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जो डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज उसमें जिसमें इन्वॉल्व नहीं है बट इनडायरेक्टली ही सही फॉरेन एक्सचेंज को इफेक्ट कर रही है, तो वो भी कंट्रोल करना फेरा जो है उसको रेगुलेट करता था। देन उसके बाद नेक्स्ट है टू रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी। जितनी भी करेंसी इंपोर्ट हो रही है, चाहे वो इंटरनेशनल करेंसी है, और जितनी जो आपकी करेंसी आप एक्सपोर्ट करें या कोई और करेंसी अगर आप एक्सपोर्ट करें, मतलब जितनी भी करेंसी की डीलिंग है, जो भी हम डीलिंग कर रहे थे करेंसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो भी फेरा रेगुलेट कर रहा था, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी। किसका? करेंसी का। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे फेरा के। अब यहाँ पे नेक्स्ट है टू कंजर्व प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज। अब जो भी फॉरेन एक्सचेंज हमारी इकोनॉमी में है, जितना भी अगर आप सोचते हैं कि अच्छा जो इंडियन इकोनॉमी के पास फॉरेन एक्सचेंज है, उसको रिजर्व करना, उसको बचाना फेरा का एक बहुत ही प्राइम ऑब्जेक्टिव था, और जिसकी वजह से जो है वो इतना स्ट्रिक्टली सारे रूल्स फॉलो होने लगे। क्योंकि जो फेरा था उसमें क्या था कि आप जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी डीलिंग है, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जितनी भी डीलिंग्स है, वो बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल होती थी इस एक्ट में, और अगर कोई इसे वायलेट कर रहा है तो वो क्रिमिनल है, तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस में काउंट किया जाता था। तो ये एक बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव रहा कि आपको जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को क्या करना है, कंजर्व करके रखना है, ठीक है, उसको बचा के रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, लास्ट ऑब्जेक्टिव, टू मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब कहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को हमें यूटिलाइज करना है, वो जो है वो फेरा के प्रोविजंस में उसमें डिसाइड होता था कि ओके किस तरीके से जो भी हमारा रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज है, जो भी हमने उसको प्रिजर्व करके रखा है, कंजर्व करके रखा है, उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये भी फेरा में आता था। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले नीड टू स्क्रैप फेरा। तो जब ये सारी चीजें चल रही थी तो ऐसा क्या हो गया कि हमें फेरा को जो है वो स्क्रैप करना पड़ा? ऐसी क्या चीज हो गई कि गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं भाई फेरा को तो हमें स्क्रैप करना पड़ेगा, इसके साथ हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। एंड 1991 वाला पीरियड जब लिबरलाइजेशन का टाइम आया, तो उसके बाद अगले 8 सालों में इसको खत्म करके फिर फेमा से रिप्लेस किया गया। तो यहाँ पे मैंने देखिए सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है वो है इंटरनेशनल कंपनी सीज देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। मैंने आपको बताया कि फेरा आया 1974 में, ठीक है, और अगर आप केस स्टडीज देखें, चाहे आईबीएम है, कोका कोला, स्पेशली मैं यहाँ 2 कंपनीज मेंशन कर रही हूँ, आईबीएम, कोका कोला, दे वर प्रेजेंट इन इंडिया before 1974 and they were doing so well their operations in India, बहुत अच्छा काम कर रही थी, सब कुछ था। 1977 1978 इस टाइम में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने इंडिया से एग्जिट ले ली, एग्जिट कर लिया, उन्होंने अपने ऑपरेशंस इंडिया में बंद कर दिए, अब यहाँ से सब कुछ क्लोज कर दिया और इंडिया में अपना बिजनेस बंद करके वो लोग चले गए। अब इसका क्या रीजन था? इसका रीजन था फेरा। फेरा क्या रीजन था? देखिए फेरा में गवर्नमेंट ने एक अपना ऑब्जेक्टिव बनाया कि आप जो है अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को, जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, हम उन्हें प्रमोट करेंगे और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करेंगे। तो अब क्या था कि जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज थी, आपने उसमें जो फॉरेन इक्विटी था, आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है उसमें फॉरेन इक्विटी की परसेंटेज डिसाइड कर दी कि वो 40% रहेगी। अब आईबीएम का कहना यह है कि वी आर दी मल्टीनेशनल कंपनी, तो हम 40% शेयर अपना रखेंगे और 60% शेयर किसी इंडियन को दे देंगे। तो हम ऐसा क्यों करेंगे? हम अपना 60% शेयर अपनी कंपनी का किसी इंडियन को इक्विटी उसको क्यों देंगे 60%, और 40% हमारी रहेगी। सेम हैपेंड विद कोका कोला।
उसमें भी यही हुआ, दे सेड कि हम 40% रखें अपने पास, 60% किसी इंडियन प्रमोटर को या इंडियन इन्वेस्टर को दे दें, तो हम ये नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारा ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने सबने अपने ऑपरेशंस वाइंड अप किए और वो इंडिया से एग्जिट हो गए। अब जब ये हुआ तो आप समझ सकते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया छोड़ छोड़ के जा रही हैं, तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम होने लगेगा, आएगा ही नहीं। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम योर कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बना फेरा के स्क्रैप होने का। दूसरा यहाँ मैंने लिखा, पोस्ट लिबरलाइजेशन देयर वाज नीड टू रिमूव शेकल्स ऑफ रेगुलेटरी एंड लीगल प्रोविजंस। अब फेरा के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने कोई भी लॉ वायलेट कर दिया तो आपको क्रिमिनल ऑफेंस की तरह वो ट्रीट होगा, आप क्रिमिनल ऑफेंडर बन जाओगे। और जब लिबरलाइजेशन आ गया था 1991 के बाद में, तो बहुत सारे हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी थी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में, हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे थे, और तो वो बहुत सारे रेगुलेशंस और लीगल प्रोविजंस थे जिनको रिमूव करना उस समय बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था। और फेरा बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ वो सारी चीज़ें फॉलो करता था। रिमूव तो जो है, और वो कोई भी उसको वॉयलेट नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे लगा कि ओके, जब तक फेरा एग्जिस्ट करेगा, लिबरलाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जिस वजह से इंडिया में जो है वो हम इसको लाए हैं, लिबरलाइजेशन हमने इनिशिएट किया है, तो ये हम कभी भी अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। तो वो सेकेंड रीजन बना। देन नीड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज। बहुत सारे लॉज को उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड थी, उसमें अमेंडमेंट जरूरी था, जो फेरा में हमें दिख रहा था कि नहीं हो पा रहा है। तो ये एक रीजन बना। देन नेक्स्ट था नॉन कॉम्पिटिटिव इंडियन कंपनीज इन इंटरनेशनल मार्केट। बहुत सारी इंडियन कंपनीज ऐसी थी जो ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट थी, बट जो उनका जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स थे, जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज थी, वो उतनी इफेक्टिव ही नहीं थी, वो इतनी अच्छी ही नहीं थी कि जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स थे उनको वो उनके साथ compete कर पाए। तो इंडिया का जो है एक इमेज जो है वो डाउन हो रही है उनकी वजह से, क्योंकि वो नॉन कॉम्पिटिटिव है, उनका उनसे कंपटीशन हो ही नहीं रहा, वो उतना क्वालिटी मेंटेन ही नहीं कर पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बना। क्यों मेंटेन नहीं कर पा रही है? क्योंकि आप फेरा की वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इतना ज़्यादा रेगुलेटेड है, इतना कंट्रोल्ड है, तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लॉज हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से उस समय पे गवर्नमेंट को लगा कि फेरा हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग एल्स, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई, और सबसे बड़ा रीज़न इसमें जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, वो रीज़न था ये इंटरनेशनल कंपनीज ने जो अपने ऑपरेशन सीज कर दिए ना इंडिया में। तो जैसे IBM की केस स्टडी पढ़िएगा आप लोग, कोका कोला की केस स्टडी पढ़िए कि उन्होंने 1977-78 में क्यों एग्जिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए लिख भी दे रही हूँ कि आप जो है पढ़े प्लीज, कोका कोला एंड IBM। एंड जॉर्ज फर्नांडिस का उसमें बहुत बड़ा रोल था। IBM का जो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट था वो जॉर्ज फर्नांडिस से मिलने गया, स्पेशली उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह जो है वो अपने ऑपरेशंस को जो है वो सीज ना करें, बिकॉज इंडिया वाज द गुड मार्केट फॉर देम। बट जॉर्ज मतलब उस समय उनकी चीज़ें नहीं हो पाई, बिकॉज जो गवर्नमेंट थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। फेरा को लेके उन्होंने 1974 में इंट्रोड्यूस किया था, तो दे वर लाइक कि भाई हम तो आपके साथ किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इट्स बेटर इफ़ यू लीव द कंट्री, यू लीव द कंट्री। तो दैट वाज द सिनेरियो। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं रोका गया, वो चले गए। बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं, आप लोग प्लीज़ इन्हें पढ़िए, आपको फिर पता लगेगा कि फेरा को क्यों जो है वो रिप्लेस किया गया। सो चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि इसको स्क्रैप करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो ये मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा रीज़न था कि बहुत फॉरेन एक्सचेंज जहाँ जो हमारा सोर्स था वो ख़त्म हो रहा था। अब इसको 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने रिपील किया, रिप्लेस किया फेमा से। तो जो फेमा है वो पिक्चर में आ गया। अब फेमा क्या है भाई, फेमा के बारे में जानते हैं, चलिए। तो यस, ये है फेमा। फेमा जिसका फुल फॉर्म है
द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया? 1999 में। कौन लाया? अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। फेरा को उस समय स्क्रैप किया था, इसको फेरा की जगह इम्प्लीमेंट किया था। तो इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अर्लियर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी। तो फेरा की जगह रिप्लेस करके हम क्या ले आए? हम ले आए फेमा। अब फेमा कब आया? फेमा आया 1999 में, जो विंटर सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें ये पास हुआ। विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में फेमा वाज पास्ड। एंड अब इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फेरा से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ डिफरेंस समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। फेरा क्या कहता था? टू रेगुलेट। मतलब फेरा की जो डेफिनेशंस है ना, उनमें ये है कि आपको कंट्रोल करना है, आपको रेगुलेट करना है, आप कंट्रोल करेंगे। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नहीं, हमें कंट्रोल नहीं करना, हमें रेगुलेट नहीं करना, हमें क्या करना है? हमें फैसिलिटेट करना है। तो मतलब हम वी आर देयर टू हेल्प यू। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो ऑब्जेक्टिव्स में आपको दिख रहा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव था रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। जितनी भी फॉरेन कैपिटल इंडिया में है उसका जो रेगुलेशन है वो फेमा के अंडर में आएगा, वो फेमा प्रोविजंस में होगा। देन टू रिमूव इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जितना भी बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको पढ़ाया है इंडियन इकोनॉमी में, तो जो भी हमारा इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो भी हमारा डेफिसिट है, अगर उसको हमें रिमूव करना है, हमें अपना डेफिसिट कम करते जाना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेक ए स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हमें एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्रिएट करना है, बनाना है। तो फेरा से क्या डिफरेंसेस हमें लग रहे हैं? अगर आप फेरा के, चलिए ऊपर चल के देखते हैं, एक बार वापस जाते हैं। ये देखिए हर ऑब्जेक्टिव में फेरा के हमने क्या लिखा? रेगुलेट 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 रेगुलेट। तो क्या बात हो रही थी यहाँ पे? जब फेरा कह रहा है कि मुझे हर चीज ना कंट्रोल करनी है, जबकि अगर आप फेमा की बात करें यहाँ पे, तो फेमा कह रहा है कि मुझे कंट्रोल नहीं करना, मुझे फैसिलिटेट करना है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बनाना है, मुझे इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिमूव करना है। तो जो यानी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं, हम जो है फैसिलिटीज देने की बात कर रहे हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था ऑब्जेक्टिव्स में। अब यहाँ पे ये देखिए टू गोल्डन रूल्स और द प्रिंसिपल्स इन फेमा। अब ये दो रूल अगर हमें फेमा के पता है ना, तो हमें फेमा पता है पूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे। आप एक बार पढ़ेंगे तो भी आपको याद हो जाएंगे। मैं अभी आपको समझा ही रही हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं। तो देखिए दो गोल्डन रूल है। पहला गोल्डन रूल क्या कहता है? ऑल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर परमिटेड अनलेस अदरवाइज प्रोहिबिटेड। सारी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस परमिटेड है, आप जो चाहे करो, सिवाय उनके जिनको आरबीआई ने प्रोहिबिट किया है। फेरा क्या कहता था? सारी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड है सिवाय उनके जिनको आरबीआई ने परमिट किया है। तो सीधी डिफरेंस, कितना डिफरेंस है दोनों एक्ट्स में। ये कह रहा है कि सारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हम परमिट कर रहे हैं सिर्फ उनके जिनको आरबीआई ने प्रोहिबिट किया, लाइक ड्रग्स हो गए और आपके कोई हथियार हो गए, आर्म्स एंड एम्युनिशन, या कोई भी ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट को लगता है कि इलीगल हो सकती है, तो वो हमने प्रोहिबिट कर रखे, बाकी आप सारी ट्रांजेक्शंस करो। वो क्या कहता था फेरा? कि कुछ भी परमिट नहीं है, सिर्फ उसके जो हमने परमिट किया। तो बहुत डिफरेंस है। तो ये पहला रूल है कि सारी चीजें परमिटेड है। दूसरा गोल्डन रूल क्या कहता है? ऑल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर प्रोहिबिटेड अनलेस अदरवाइज परमिटेड। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस जितनी भी हैं, जिसमें डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा, तो जो भी देखिए यहाँ पे कह रहे हैं हम, जितनी भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस हैं वो सारी परमिटेड हैं, जिनको आरबीआई ने प्रोहिबिट किया उनके अलावा, और जितनी भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस है वो सारी प्रोहिबिटेड है
अनलेस अदरवाइज परमिटेड, उनके अलावा जिनको आरबीआई ने परमिट किया। तो ये दो गोल्डन रूल है कैपिटल अकाउंट के बारे में और करंट अकाउंट के बारे में, ये हमें याद रखना होगा। करंट अकाउंट में सब कुछ परमिटेड है, सिर्फ उसके जिसको आरबीआई ने प्रोहिबिट किया है। कैपिटल अकाउंट में सब कुछ प्रोहिबिटेड है, सारी ट्रांजेक्शन सिवाय उनके जिनको आरबीआई ने परमिट किया है। तो ये दोनों गोल्डन रूल्स हैं, हम याद करेंगे। अब ये जो फेमा है ये किस पे एप्लीकेबल होगा, कौन से लोग हैं, क्या टेरिटरी है जिसमें फेमा जो है वो एप्लीकेबल है। तो बहुत ईजी है हमें याद रखने के लिए, किस पे एप्लीकेबल हो रहा है, टू दी होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। यानी जितना भी जो इंडियन टेरिटरी है, जितना भी हमारा ज्योग्राफिकल रीजन है, जो भी इंडियन सिटीजन है, सब पे फेमा इम्प्लीमेंट होता है। दूसरा, एनी ब्रांच ऑफिस एंड एजेंसी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर ऐसी कोई भी ब्रांच, कोई भी ऑफिस, कोई भी एजेंसी जो कि इंडिया के बाहर है, मगर उसके जो ओनर है या उसको जो भी कंट्रोल करता है वो पर्सन इंडियन रेजिडेंट। तो मतलब ऐसा कोई भी इंडियन जिसकी कोई भी एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच उसने बाहर बना रखी किसी और कंट्री में, वहां पर भी फेमा एप्लीकेबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका क्या मतलब है कि फेमा जो है वो 3 तरह की कैटेगरीज कवर कर रहा है और हर कैटेगरी में डिफरेंट डीलिंग है। हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स अलग है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स अलग है। तो बेसिकली अगर हम फेमा की बात करें, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं जिसको ये अलग अलग तरीके से डील करते हैं और तीनों में ये ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्या क्या, कोई भी पर्सन जो कि बिकॉज मैंने यहाँ पे आपको बता दिया होल ऑफ इंडिया, ठीक है। एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जो कोई भी पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट है, फिर चाहे उसकी कोई प्रॉपर्टी, उसकी कोई डीलिंग इंडिया में है या इंडिया के बाहर कोई ब्रांच है। और तीसरी कैटेगरी आ गई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, कुछ लोग जो बाहर रहते हैं, तो उनका टेन्योर देखते हैं हम कि वो कितने टाइम इंडिया में रहे हैं। तो मतलब जो रेजिडेंशियल शिप है वो इंडिया के हिसाब से जो है वो काउंट होगी, यानी 182 डेज का प्रोविजन है। अभी आगे बढ़ेंगे इसमें। तो फेमा के हिसाब से 3 कैटेगरीज कवर होती हैं कि कोई भी इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो इंडिया का रेजिडेंट है और एक इंडिविजुअल जो इंडिया ही इज रेजिडेंट और शी इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब फेरा वर्सेस फेमा पढ़ते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से हम ये डिफरेंसेस देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फेरा वाज टू कंजर्व फॉरेक्स, हमने पढ़ा था। फॉरेक्स को, प्रीशियस फॉरेक्स को, उसको कंजर्व करके रख लो। क्यों कंजर्व करना है, क्योंकि हमें उसको मिसयूज नहीं होने देना, हमें उसको मिसयूज करने से प्रिवेंट करना है। जबकि फेमा का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा इज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। ये हमने पहले ही बता दिया, इनको रेगुलेट नहीं करना, कंजर्व नहीं करना, इनको फैसिलिटेट करना है। एंड पेमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया, इनको फैसिलिटेट करना है एक्सटर्नल ट्रेड को भी, पेमेंट और मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को भी, जो कि इंडिया के मार्केट में है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस हमें दिख रहा है। एक का ऑब्जेक्टिव है मुझे सारा ना पैसा फॉरेन एक्सचेंज बचा के रखना है, इसको खत्म नहीं होने देना, इसको खर्च नहीं होने देना, ठीक है। और दूसरा कहता है कि मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ, जहाँ पे इसकी जरूरत है खर्च करने की वहां हम खर्च करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग जो है वो ग्लोबल मार्केट बनाएंगे इंडियन इकोनॉमी में। देन वायलेशन की मैं बात करूं, आपको मैंने फेरा वायलेशंस बताए थे, क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस। वायलेशन ऑफ फेरा वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आपसे कोई भी फेरा का रूल है जो आपने वायलेट कर दिया तो क्रिमिनल ऑफेंस है, आप क्रिमिनल ऑफेंडर बन जाएंगे। जबकि आप फेमा की बात करें तो अगर आपसे कोई रूल ब्रेक भी हो गया, सपोज कुछ भी, तो ये सिविल ऑफेंस है, आप क्रिमिनल नहीं बनेंगे। तो ये सिविल ऑफेंस होगा, सिविल जो है कोर्ट है वो इसको डील करेगी, ठीक है। तो आप सिविल ऑफेंस ये कंसीडर होता है वायलेशन ऑफ फेमा जो भी है। देन हम इसी की बारे में ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फेरा के जो ऑफेंसेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो पहली बात है कि जो वो क्रिमिनल ऑफेंस है और दूसरी बात है वो कंपाउंडेबल भी नहीं है, जबकि फेमा के जो ऑफेंसेस है वो कंपाउंडेबल है। अब ये कंपाउंडेबल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफेंसेस अंडर फेरा वर नॉट कंपाउंडेबल, व्हाई। अब सबसे पहली बात, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं, सपोज आई एम द विक्टिम, आई एम द कंप्लेनेंट, मैंने फेरा के अंडर में कोई कंप्लेंट करी कि ये पार्टी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये रूल वायलेट करा, तो ये क्रिमिनल ऑफेंडर बन गए। तो कंपाउंडेबल नहीं है, इसका मतलब मैं
आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता। मैं जो है कंप्लेनेंट जो है वो जिसके ऊपर मैंने केस किया उनके साथ आउट ऑफ द कोर्ट कोई सेटलमेंट नहीं कर सकती हूँ और मैं अपना केस वापस नहीं ले सकती। आई कैन नॉट ड्रॉप द केस। तो वो केस हो गया तो हो गया, मतलब जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, वो अपना केस वापस नहीं लेगा, उसकी कोई आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकती पार्टी के साथ। तो ये था, ये होता है ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो नहीं होते वही। अब जो ऑफेंसेस अंडर फेमा आर कंपाउंडेबल, यहाँ पे कंपाउंडेबल है, दैट मीन्स अगर कोई पार्टी अपना केस वापस लेना चाहती है, उसका कोई सेटलमेंट हो गया है या कुछ और जो है किसी भी तरीके से उनको लगता है कि अच्छा मुझे अब केस नहीं करना एंड जो भी कुछ है, तो कंप्लेनेंट अपना केस वापस ले सकता है। तो ये जहाँ पे हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं, अपना केस वापस ले सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, वो होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस, जो कि फेमा के अंडर में। फेरा में ये नॉट कंपाउंडेबल थे। बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, सिटीजनशिप की यहाँ बात करेंगे। तो सिटीजनशिप का जो क्राइटेरिया, सिटीजनशिप वाज अ क्राइटेरिया टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन अंडर फेरा। अब फेरा में क्या है कि मैं कहाँ की सिटीजन हूँ। अगर मैं इंडियन सिटीजन हूँ तो मेरी सिटीजनशिप डिसाइड करेगी मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस फेरा में। जबकि फेमा में क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो कैसे डिसाइड होता है कि मैं कितने दिन आपकी कंट्री में रही हूँ, एक पर्टिकुलर अपनी कंट्री में भी मैं कितने दिन रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, फेमा के अंडर में अगर कोई भी पर्सन 182 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे करता है तो वो इंडिया में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस काउंट होगा उस पर्टिकुलर ईयर में। अदरवाइज अगर उसका टेन्योर ऑफ स्टे जो वो 180 डेज से 182 डेज से कम है तो वो रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट उस पर्टिकुलर ईयर में नहीं कहलाएगा। सो दैट मीन्स जो टैक्सेस हैं एंड ऑल, जो इंडियन टैक्स सिस्टम के हिसाब से उसको जो टैक्स देने हैं, अगर वो 182 डेज से ज्यादा रहा है तभी देगा। अगर 182 डेज से कम वो इंडिया में रहा है तो इंडियन टैक्स सिस्टम के अंडर में नहीं आएगा वो। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो फेमा में नंबर ऑफ डेज से कैलकुलेट होता है, जबकि फेरा कहता था कि अच्छा इफ यू आर द इंडियन सिटीजन तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है हम वो इंडिया में ही मानेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। देन चलिए डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स फेमा के। अब पहला फीचर जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, ये मैंने लिखा है, एक्टिविटीज such as payment made to any person outside India or receipts from them along with foreign exchange and security is restricted by RBI। तो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी पेमेंट, कोई भी पेमेंट जो कि हमने किसी भी पर्सन को जो आउटसाइड इंडिया रहता है वो करी या उनसे रिसीव करी along with foreign exchange and security, तो ये आरबीआई ने रेस्ट्रिक्ट की हुई है। दैट मीन्स उनकी परमिशन के बिना हम नहीं करेंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन इंडियन सिटीजन इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रांजेक्शन और होल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड। अब इंडियन सिटीजन पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं उसमें आता है कि कोई भी फॉरेन ट्रांजेक्शन या होना और या आपकी कोई प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है, जैसे घर होते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा एसेट जो इसको हम मूव नहीं करा सकते, तो ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपकी अब्रॉड में है तो वो वहां पर भी फेरा जो है वो लगेगा, इम्प्लीमेंट होगा। रेस्ट्रिक्शन है, दैट मीन्स विदाउट परमिशन आप नहीं कर सकते, आप नहीं ले सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। Without general or specific permission from FEMA, the transaction can be made by only authorized person। बिना FEMA में परमिशन लिए आप अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आपका ऑथराइज्ड पर्सन होना इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। अगर आपने परमिशन नहीं ली है तो इसका मतलब आप ऑलरेडी ऑथराइज्ड हैं इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए, जो कि कोई बहुत ही जो एलीट जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जिनके पास इस तरह की पावर है या परमिशन होती है वो ही कर सकते हैं। अदरवाइज हमें एज एन इंडिविजुअल नॉर्मल और कॉमन सिटीजन मुझे जो है वो परमिशन लेनी होगी इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मुझे करनी है अब्रॉड में या फॉरेन एक्सचेंज में। तो
RBI is empowered by FEMA to subject the capital account transactions to a number of restrictions. अब मैंने आपको पहले ही बताया था, गोल्डन रूल जब मैंने फेमा के बताया था कि जितनी भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी प्रोहिबिटेड है, उनके अलावा जिनको आरबीआई ने परमिट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसीलिए लिख रही हूँ कि आरबीआई इज एम्पावर्ड बाई फेमा। फेमा ने ये पावर दी है, किसको किसको पावर मिल गई, यहाँ पे आरबीआई को पावर मिल गई। वो ये कह रहे हैं आरबीआई इज एम्पावर्ड बाई फेमा टू सब्जेक्ट द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस टू अ नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस में अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगनी है तो आरबीआई उसके लिए एम्पावर्ड है। और किसने एम्पावर्ड किया है उसको, फेमा ने एम्पावर्ड किया है। देन people living in India will be permitted to carry out transactions in foreign exchange। जो इंडियन पीपल हैं, जो इंडिया के सिटीजन हैं, वो परमिटेड हैं कि वो जो है कोई भी ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज में, कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में कर लें, यहाँ पे कर लें कोई भी ट्रांजेक्शन फॉरेन सिक्योरिटी, or to own or hold immovable property abroad if the currency, security or property was owned when the person was living outside India or when it was inherited by him or her from someone living outside India। तो जितने भी इंडिया के लोग हैं वो परमिटेड, उनको फेमा परमिट कर रहा है कि आप कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी में ट्रांजेक्शन कर लें, आप कोई भी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है उसको ओन कर लें, अपने पास रख लें। कब आप कर सकते हैं, जब वो करेंसी जो फॉरेन एक्सचेंज है या वो प्रॉपर्टी आपने उस टाइम खरीदी है या आपने उस टाइम जो है वो आपको मिली है जब आप इंडिया से बाहर रह रहे थे। ठीक है, या आपको किसी ऐसे पर्सन ने वो दी है, इनहेरिट हुई है, फैमिली, मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट की या मेरे डैडी ने मुझे ये गिफ्ट की, तो मुझे इनहेरिट होके मिली है किसी ऐसे पर्सन से जो बाहर रहता है इंडिया से, तो इट इज परमिटेड। अदरवाइज अगर मुझे खुद लेना है, करना है, तो देन आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम आरबीआई थ्रू फेमा। तो फेमा एक्ट में मुझे परमिशंस लेने होंगे और फिर मैं कर सकती हूँ। Exporters are required to furnish their export details to RBI। अब जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, जिनको कोई भी एक्सपोर्ट किसी भी कमोडिटी का करना है डिफरेंट कंट्रीज में, तो क्या आप कमोडिटी एक्सपोर्ट करने वाले हैं, कितनी उसकी क्वांटिटी है, क्या उसका प्राइस है, कितना उससे फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होगा, तो ये सारी डिटेल्स आपको आरबीआई को सबमिट करनी होगी, बतानी होंगी आपको ये सारी डिटेल्स, तब आरबीआई आपको परमिशन देगी और आप कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपको करने नहीं देंगे, प्रोहिबिटेड है, कर सकते हो आप, बट यू हैव टू टेक परमिशन। तो ये जो है ये डिफरेंसेस हैं फेमा और फेमा में जो हमने पढ़े, और आजकल फेमा है हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंटेड है और सबको इसमें जो है वो इसके अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना पड़ता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया, और फेमा और फेरा का क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आई होप मैंने अच्छे से आप लोगों को क्लियर किए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पाठशाला में बहुत सारा कुछ साथ साथ पढ़ेंगे आगे भी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।